फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को लेकर। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, कुछ हमने क्वेश्चंस किए हुए थे मैट्रिक्स फॉर्म में स्ट्रेस को लेकर। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। हालांकि हमने पढ़ा भी होगा, कुछ जानते भी होंगे। जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं कुछ नए चीजों को लेकर डिस्कस करने वाला हूँ। दूसरा चीज, अभी तक हमने जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ा है, नॉर्मली जो हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। इसके अलावा भी एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो एक बार हम चीजों को समझते हैं कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्या होता है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा हुआ क्वेश्चन है और यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। इवन जब आप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जब सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वहां भी आपको इस चीज का यूज मिलेगा। तो एक बार हम समझते हैं चीजों को। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ा हुआ है उस चीज को समझते हैं हम लोग। तो देखिए, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम्स की अगर बात किया जाए तो ये हमारे पास जो सिनारियो है, ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के लिए बात करते हैं। तो देखो, एक्स और वाई एक्सिस के लिए जैसा कि हम लोग बात करते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, बट फिर भी हम लोग बेसिकली एक्स एक्सिस में उस प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करते हैं जो आपकी इंडिपेंडेंट है, और वाई एक्सिस पे बेसिकली डिपेंडेंट वेरिएबल होती है। यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस पे, वो हम लोग करेंगे किसको, स्ट्रेन को। ठीक है, तो स्ट्रेन है। और यहाँ पर जो एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस पे जो रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेस को। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या, स्ट्रेन जो है डेट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके ऊपर डिपेंडेंसी किसकी रहती है, स्ट्रेस की रहती है। ठीक है, ये कन्वेंशन है, बट ऐसा कोई कसम खा के नहीं लिखा जाता है। इसमें आपको क्वेश्चन जो है इसको हो सकता है ट्विस्ट करके भी आपसे पूछ ले। अब यहाँ पर ये जो है अभी अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है डेफिनेटली, और फिलहाल इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ माइल्ड स्टील के लिए। बाकी डिफरेंट मटेरियल के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे, अदरवाइज वीडियो काफी लेंदी होगा। यहाँ पर जो हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम और जो भी सिनारियो को लेके बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये मैं आपसे बात करने वाला हूँ बेसिकली माइल्ड स्टील के लिए। ठीक है, ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं किसके लिए यूज कर रहे हैं, माइल्ड स्टील के लिए। अब आप देखिए यहाँ पर क्या होगी चीजें, ये आपका स्ट्रेस है, ये आपका स्ट्रेन है, और इसके कंडीशंस पे अगर हम लोग बात करें तो जब हम लोग यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं तो बनाने से पहले समझते हैं इसको क्या किया गया। एक डक्टाइल मटेरियल लिया गया, और डक्टाइल मटेरियल कौन सा था, माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील का एक बार लिया गया है, इस तरीके से एक बार कंसिडर किया गया है। और ये जो बार लिया गया था, तो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट में आपको बता दूं कि ये अगर मान लीजिए इसका लेंथ हम लोग कंसिडर कर लेते हैं डेट इज द एल, और इसका डाया हम लोग कंसिडर कर लेते हैं डेट इज डी, तो आपको ये चीज दिखेगा क्या कि जो हमारा डाया और लेंथ का रिलेशन अगर आप दिखोगे L इक्वल टू, तो ये आपका 4 टाइम्स ऑफ D था। ठीक है, इस साइज का आपको जो बार लिया गया, और ये बार आपका किसका बना हुआ है, माइल्ड स्टील का। इस बार को लेके एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट किसमें किया गया है, UTM में किया गया है। UTM मतलब डेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में आप देखोगे तो इस तरीके की आपकी मशीन है। ये जो हमारे पास यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन की बात चल रही है, और ये हमने क्या किया, इस UTM में इस बार को लाने के बाद यहाँ पर हमने फिक्स किया हुआ है। तो ये हमारे पास जो बार है, इस बार को उठाने के बाद हमने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो हमारे पास UTM है, इसमें हम लोग क्या है बेसिकली टेंसाइल फोर्स अप्लाई करेंगे। टेंसाइल फोर्स अप्लाई करने का मतलब क्या, एक फोर्स आपका अपवर्ड की तरफ लगेगा, एक फोर्स इधर टेंसाइल नेचर में फोर्स लगेगा। तो अब आप समझिए कि क्या क्या कंडीशन आपके साथ होने वाला है। अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो में देखोगे तो आपको जो मान लीजिए जो बार मिला हुआ था, सपोज एग्जांपल्स के लिए वो बार आपको मान लीजिए कुछ इस तरीके का था, ये आपने क्या किया हुआ है, इस पे आपने टेंसाइल फोर्स लगाया हुआ है। तो ये हमने लगाया टेंसाइल फोर्स। इसके बाद क्या होगा, जब आप इस पे कंटिन्यू स्नैच करोगे तो कहीं ना कहीं जो इसका एरिया है वो एरिया यहाँ पर कम होने की कोशिश करेगा। तो ये जो आपको सेक्शन मिलेगा ना, कुछ इस तरीके से आपको सेक्शन मिलेगा। ठीक है, ये जो आप देखोगे सेक्शन,
तो कुछ इस तरीके से आपको सेक्शन मिलेगा। और ये जो आपका पोर्शन है कहीं ना कहीं एक पोर्शन पे ऐसा जाएगा ना जहां पर डाया कम होते चले जाएगा। ये जो वो पोर्शन जहां पर आपका डाया कम होने लगता है, इस चीज को हम लोग बोलते हैं नेकिंग। नेकिंग बोला जाता है। ये नेकिंग वर्ड भी आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे कोई बात नहीं। यहाँ पर नेकिंग वो पोर्शन होता है जहां पर आपका डाया कंटिन्यूअसली कम होते चले जाता है। इसके बाद जब हम लोग इसको और खींचते हैं तो फाइनली क्या होता है, अगर आप इस पे देखोगे तो ये आपको कुछ इस तरीके से चीजें दिखेंगी कि आपका क्या होगा, फेल होगा। जब आपका ये फेल होगा तो फेल आपका कुछ इस तरीके से होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो इसका फेल होने का स्ट्रक्चर है वो आपको कुछ इस तरीके से फेल होगा। और ये जो हमारे पास फेलियर दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस पोर्शन को, इस पोर्शन जो आपका दो टुकड़े में आपका अलग हो गया है, इसको हम लोग बोलते हैं कप एंड कोन स्ट्रक्चर। कप एंड कोन स्ट्रक्चर, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये चीज भी मैंने आपको पहले वीडियो में बात किया हुआ है कि जब भी हम लोग डक्टाइल मटेरियल पे टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो जो फेलियर आपका होता है वो कप एंड कोन स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है। तो यहाँ जाके फाइनली क्या हुआ, मटेरियल टूट गया है। मतलब जब हमने मटेरियल पे फोर्स अप्लाई किया, टेंसाइल फोर्स, तो सबसे पहले एक नेकिंग फिनोमिना बना। नेकिंग क्या होता है, जहां पर डाया आपका ओरिजिनल डाया के कंपेयर में क्या है, कम होते चले जाता है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड नेकिंग। और इस नेकिंग से अगर आप देखोगे तो फाइनली क्या, दोनों स्ट्रक्चर अलग हो जाएंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड कप एंड कोन स्ट्रक्चर। क्लियर। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या है यहाँ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे बनाएंगे। ठीक है, तो जब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं तो एक आप देख रहे हो स्ट्रेन है, जब भी आप बॉडी को जब आप क्या करते हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और बेसिकली यहाँ पर हम लोग टेंसाइल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो बॉडी के अंदर स्ट्रेन डेवलप हो रहा है जिसके चलते बॉडी में स्ट्रेस आ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज ये देखा गया क्या कि ये जो आपकी बॉडी है, इस बॉडी में कंटिन्यू हम लोग क्या फोर्स लगा रहे हैं। जब फोर्स लगा रहे हैं तो हमारा जो ग्राफ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको ग्राफ को दिखेगा कुछ इस तरीके से, कंटिन्यू हमने फोर्स लगाया है। ये फोर्स कहाँ तक लगाया हुआ, एक पॉइंट आपको दिखेगा। और आप हम लोग ये एनालाइज किए क्या कि इस पॉइंट के रेंज में, ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट के रेंज में कहीं भी अगर आप एक्सटर्नल लोड को हटाते हो ना तो बॉडी अपनी जगह से जितनी डिफॉर्म हुई है वो तुरंत क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। मतलब ये स्ट्रेन वाला है। आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये वाला जो पॉइंट है आपको, ये पॉइंट आपको क्या मिल रहा है, स्ट्रेन, और यहाँ पर आपको लगा हुआ है स्ट्रेस। और इस चीज को अगर आप फिजिकली समझना चाहते हो तो आप सीधा समझ लो, स्ट्रेन का मतलब कहीं ना कहीं अगर मैं डिफॉर्मेशन बोल दूं तो कोई दिक्कत, ये आपका क्या है, डेल एल बाई एल होता है ना। तो यहाँ पर अगर स्ट्रेन मतलब सीधा सीधा समझिए डिफॉर्मेशन, और स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, लोड बाई एरिया पी बाई ए। तो स्ट्रेस का मतलब सीधा सीधा आप समझिए क्या, लोड। ठीक है, स्ट्रेस मतलब वो लोड को डिफाइन करेगा, स्ट्रेन मतलब सीधा सीधा डिफॉर्मेशन को डिफाइन करेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन को लेकर, तो ये जो हमारा ग्राफ है, ग्राफ क्या है, फाइनली यहाँ पर जो पॉइंट आया हुआ है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं डेट इज कॉल्ड पी एल प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ठीक है, ये जो मैंने पी एल लिखा है, ये पी एल आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डेट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। तो यहाँ पर हमने पी एल को लिखा है, और जो पी एल हमारे पास यूज हो रहा है डेट इज द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट होता है इसको हम लोग समझते हैं। ये प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट क्या है, इसमें डिफाइन हुआ था हुक्स लॉ। ध्यान रखिएगा, जो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है डिफाइन किस में होता है, हुक्स लॉ। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ यहाँ पर क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ अगर आप देखोगे तो उन्होंने सीधा सीधा क्या कहा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मतलब यहाँ पर हम लोग सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिख गया हमको, स्ट्रेन। ये कहानी आपको समझ में आई। ये हमारा जो पॉइंट चला है इस पॉइंट तक चला है, और मान लीजिए कि सपोज ये जो हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर दिस पॉइंट इज ए। तो सबसे पहला चीज जो पॉइंट ए हमारा कंसीडर हुआ है, पॉइंट ए इज द प्रोपोर्शनल लिमिट। और प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब क्या है, ये वो पॉइंट है जहां पर आप इसके किसी भी रेंज में, ऐसा नहीं कि इसी पॉइंट पर, इस पॉइंट के रेंज में आप कहीं भी अगर आप एक्सटर्नल फोर्स को हटाओगे तो बॉडी अपना इनिशियल पोजीशन को रिगेन कर लेगा। और ये जो मैंने पॉइंट लिखा है, अब आप यहां से हो सकते हैं थोड़ा कंफ्यूज, क्योंकि यहां से आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो हमको मिला है दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। ओके, यहां से क्या होता है कि अब आप क्या है, जब बॉडी में फोर्स लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जब आप बॉडी में फोर्स लगाना मतलब और एक्सटर्नली फोर्स और लगाना स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट के बाद, तो अब क्या होगा, देखिए डेफिनेटली आप देखिए शुरू में क्या है, आपकी बॉडी, मान लीजिए आपकी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगाता है, तो शुरू में आपको डिफॉर्म करने के लिए बॉडी को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा।
लेकिन आप किसी चीज को सस्टेन कर सकते हैं, थोड़ी देर सस्टेन करेंगे और फोर्स लगेगा तो और सस्टेन करेंगे। लेकिन एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है क्या कि जब बॉडी आपके डिफॉर्म होने कंडीशन पे आ जाए, उसके बाद जब वो फोर्स लगा रहा है तब आप उतना सस्टेन ना कर पाए जितना आप पहले कर पा रहे थे। डेफिनेटली अगर आप मान लीजिए अभी कोई पोर्शन खड़ा है, कोई आपको धक्का दिया तो चलो आपने रोक लिया, लेकिन एक बार अगर आपकी बॉडी डिफॉर्म हुई तो आप उतना नहीं रोक पाओगे, मतलब उसी अमाउंट ऑफ फोर्स के लिए आपका डिफॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है कि अब आपका क्या है, ये वाली जो ग्राफ है, इस ग्राफ में अगर आप मेंशन देखोगे तो ये वाली ग्राफ का ना थोड़ा सा जो स्ट्रेट लाइन यहां तक जो आपको ए पॉइंट तक मिला है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिला है, लेकिन इस बार जो पॉइंट है वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर इंक्लाइन मिलेगा। आपको ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको क्या मिलेगा, इंक्लाइन मिलेगा। अब ये जो आपको पॉइंट मिली हुई है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, ये आपका पॉइंट बी है और इस बी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। अब ये इलास्टिक लिमिट क्या होता है और व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट एंड इलास्टिक लिमिट। यहाँ पर आप देखोगे इलास्टिक लिमिट में तो ये आपको ग्राफ थोड़ा सा डाउनवर्ड मिला हुआ है, ठीक है। डाउनवर्ड मिलने का क्या मतलब है, डाउनवर्ड मिलने का ही मतलब है क्या कि स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है कंपेयर टू स्ट्रेस। यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का मतलब ये था कि जितना आप लोड लगा रहे हैं उतना डिफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन स्ट्रेन की केस में अगर बात करें, अगर आपका प्रोपोर्शनल पीएल टू ईएल, प्रोपोर्शनल लिमिट टू इलास्टिक लिमिट तक, तो बॉडी के अंदर आपका स्ट्रेन ज्यादा डेवलप हो रहा है कंपेयर टू स्ट्रेस। तो इस तरीके से बॉडी क्या है, पॉइंट बी पर पहुंच चुकी है। तो अगर हम लोग यहाँ पॉइंट बी को डिफाइन करना चाहें तो जो आपका पॉइंट बी है, पॉइंट बी इज कॉल्ड दैट इज द EL, और EL को हमने क्या लिखा हुआ है, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट, ठीक है। ये जो हमने B लिखा हुआ है, B आपका इलास्टिक लिमिट पॉइंट है और इलास्टिक लिमिट पॉइंट आपको क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब सुनिए क्या होगा, ये जो हमारे पास इलास्टिक लिमिट है इस पॉइंट तक, मतलब हमें बॉडी के अंदर ये जो रेंज मिला हुआ है इस पॉइंट तक बॉडी के अंदर की जो प्रॉपर्टी होती है इसको हम लोग बोलते हैं दिस रेंज इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ये जो हमारे पास रेंज है इस रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। यहाँ पे नहीं लिखता हूँ मैं, थोड़ा इधर बाहर लिखूंगा क्योंकि वहाँ मुझे कुछ चीज़ें को और मेंशन करना है। दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि जब आप बॉडी पे फोर्स लगाओगे और लगाने के बाद जब रिमूव करोगे तो बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन को रिगेन कर लेगा। जो भी बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन हुआ था वो अपने इनिशियल पोजीशन को रिगेन कर लेगा। तो यहाँ पर जैसा कि हमने देखा पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो पॉइंट ए को लेकर जो हमने बात कर रहा था ये आपका प्रोपोर्शनल लिमिट तक तो था कि यहाँ तक फोर्स हटा है तो बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन तक आया। और जो आपका हुक्स लॉ है ये ध्यान रखिएगा, हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल अप टू अ प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा इस चीज को कि जो हमारा हुक्स लॉ है, ये जो हमने बात किया हुआ है हुक्स लॉ को लेकर, हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल, दिस इज द हुक्स लॉ। और हुक्स लॉ आपका जो वैलिड है कहां तक एप्लीकेबल है, ओनली फॉर प्लास्टिक, ये आपका ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक, ठीक है। हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। अब सुनिए, एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा हुआ है हुक्स लॉ इज वैलिड फॉर, दो तरीके के ऑप्शन सेट होते हैं, दोनों का आंसर क्या देना है ये आपको बता रहा हूं। पहला ऑप्शन आपको ये देगा प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, फिर आगे मैं यील्ड पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट बताने वाला हूं आपको, ठीक है। उस कंडीशन में डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा प्रोपोर्शनल लिमिट। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि काफी सारे मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसका प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट ऑलमोस्ट क्लोज टू द ईच अदर होता है, मतलब दोनों मिला के हम लोग एक ही पॉइंट को कंसिडर कर देते हैं। उस केस में अगर आपके पास ऑप्शन में प्रोपोर्शनल लिमिट ना दिखे तब आपको इलास्टिक लिमिट की तरफ मूव करना है। इस पॉइंट को मैं अलग से नोट डाउन करवाऊंगा क्योंकि एसएससी जेईई में क्वेश्चन आया हुआ है और इस तरीके की बदतमीजी हो चुकी है। क्या बोला कि अगर आपको ये दोनों ऑप्शन मिल रहा है हुक्स लॉ कहां तक वैलिड है तो डेफिनेटली प्रोपोर्शनल लिमिट तक लेना है, पहला चीज। लेकिन अगर आपको प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं दिया है तो आप इलास्टिक लिमिट तक जा सकते हो। अब बात है कि हम क्यों जाएंगे इलास्टिक लिमिट तक, क्योंकि काफी सारे मटेरियल ऐसे हैं जिसके लिए प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट क्लोज टू द ईच अदर मिलता है और ये दोनों को मिला के हम लोग एक सिंगल पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहां तक हमारा जो पॉइंट था बी, दैट इज द इलास्टिक लिमिट। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हमको जो इसके आगे का ग्राफ आपको मिलेगा इस तरीके से, ये मुझे उसको कुछ इस तरीके से ग्राफ मिलेगा, ठीक है। ये जो ग्राफ देखेंगे ये कुछ आपको इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। अब इस ग्राफ को हमको समझना है कि ये पोर्शन क्या क्या है और क्या क्या चीजें दिख रही है हमें। तो यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम की बात हो रही है, तो ये हमारे पास इलास्टिक लिमिट था और ये हमारे पास पूरी इलास्टिसिटी थी। अब क्या है
कि इसके आगे अगर आप फोर्स को अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने के बाद बेसिकली जो आपका मटेरियल है अब जो डिफॉर्म हुआ था जो भी आपकी बॉडी वो अपने इनिशियल पोजीशन को रिगेन नहीं करेगी। मतलब इसके आगे की जो जोन है उसमें आप बोल सकते हो कि अब मटेरियल के अंदर प्लास्टिसिटी आना स्टार्ट हो चुका है। ये जो आपके पास मटेरियल है इस मटेरियल के अंदर आपको प्लास्टिसिटी आना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर हमको जो मिला है दैट इज द इलास्टिसिटी, और ये आपको पॉइंट बी तक मिला हुआ है इलास्टिसिटी, और पॉइंट बी के बाद की जो मटेरियल है ये आपको प्लास्टिसिटी मिलेगा। तो अब देखिए होता क्या, इसके आगे जब हम लोग मूव करेंगे तो यहाँ पर हमको एक पॉइंट मिलेगा दैट इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। ठीक है, यील्ड पॉइंट पे भी आपके दो पॉइंट डिफाइन होते हैं दैट इज कॉल्ड अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट। कुल मिला के यील्ड पॉइंट का मतलब क्या है, यील्ड पॉइंट आपका वो पॉइंट है जहां पर आपका जो मटेरियल है वो प्लास्टिसिटी में जाना स्टार्ट करता है। अभी यील्ड पॉइंट यहाँ पर है, ये डेफिनेटली आगे और पीछे का वेरिएशन भी हो सकता है यील्ड पॉइंट के साथ, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल। तो यहाँ पे जैसा मैं यील्ड पॉइंट को लेके बात कर रहा हूँ, ये जो है मान लीजिए पॉइंट सी हम लोग ले लेते हैं, और ये जो हमारे पास पॉइंट सी है इस पॉइंट सी को हम लोग क्या बोलते हैं वाई एल, और ये वाई एल का मतलब क्या यील्ड पॉइंट। ठीक है, ये जो हमारे पास पोर्शन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड यील्ड पॉइंट। तो यील्ड पॉइंट का मतलब आपको कहानी समझ में आया, ये जो हमारे पास वाई एल जो यील्ड पॉइंट मिला हुआ है ये वाला पोर्शन है, और यील्ड पॉइंट पे क्या है जो मटेरियल है आपका क्या है अब प्लास्टिक जोन में जाना स्टार्ट हो गया है। प्लास्टिक जोन में जाने का मतलब ये है कि जब आप उस पर एक्सटर्नली फोर्स को हटाओगे तो बॉडी अपने इनिशियल पोजीशन को रिगेन नहीं करेगी। अब सुनिए, यहां तक तो आप क्या लोड बढ़ाते गए, बॉडी के अंदर कंटिन्यू क्या स्ट्रेंथ डेवलप होता गया, लेकिन इस पॉइंट के बाद आप देख रहे हो तो आपका ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। नीचे की तरफ आने का ग्राफ का क्या मतलब है कि अब बॉडी के अंदर क्या है कम लोड में भी स्ट्रेन कंटिन्यू और ज्यादा डेवलप हो रहा है। मतलब अब बॉडी के अंदर स्ट्रेस लोडिंग कम कर रहे हो लेकिन बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट तक आने के बाद बॉडी के अंदर वीकनेस आ चुका है। ठीक है, बॉडी आपकी शुरू के कंपेयर में कमजोर हो चुकी है, इसलिए आपका क्या है जब आप बॉडी पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो देखो फोर्स आपने कम किया हुआ है, लेकिन स्ट्रेन की बात करेंगे तो स्ट्रेन आपका कंटिन्यू क्या हो रहा है डिफॉर्म होते चले गया है। क्लियर है यहाँ तक? तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये कंडीशन हमको जो समझ में आया, तो अगेन क्या है आते आते यहाँ पर एक आपको पॉइंट मिलता है डाउनवर्ड पॉइंट पे, इस पॉइंट को मान लीजिए हम लोग लिखा है डी, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं दैट इज पॉइंट इज कॉल्ड क्रीप। ये जो हमारे पास पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं क्रीप पॉइंट। क्रीप पॉइंट आपको ये रिप्रेजेंट करता है क्या कि आपका लोडिंग जो है वो कम होने के बाद भी आपको स्ट्रेन क्या है कंटिन्यू मिल रहा है। अब सुनिए, उसके बाद आपको ये वाला जो पोर्शन मिल रहा है, ये जो पोर्शन है कुछ इस तरीके का आपको पोर्शन दिखेगा, और इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग। ये जो हमारे पास पोर्शन आया है इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग। अब ये स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होता है? स्ट्रेन हार्डनिंग आपको ये रिप्रेजेंट करता है क्या कि एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ लोडिंग के लिए भी, एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ लोडिंग के लिए भी बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली डिफॉर्म हो रहा है। मतलब अब आप लोड को फ्लक्चुएट, यहाँ पर आपका लोड बढ़ रहा था फिर यहाँ पे लोड कम हुआ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जब आप लोड को देखोगे तो लोड डेफिनेटली आपको कांस्टेंट है। मान लो कि सपोज यहाँ से एक एग्जांपल लिए 0 किलो न्यूटन था, यहाँ से 100 किलो न्यूटन तक लोड गया, 100 किलो न्यूटन के बाद आने के बाद मान लो कि सपोज 25 किलो न्यूटन हो गया, तो 25 किलो न्यूटन के कांस्टेंट लोड के साथ भी इसको कंटिन्यू डिफॉर्मेशन मिल रहा है, और डिफॉर्मेशन मिलने के बाद यहाँ से आपकी बॉडी आगे मूव करेगी, और इसके बाद फिर क्या होगा उस कंडीशन पे अगेन इसको क्या है लोड बढ़ाना पड़ेगा, और डेफिनेटली डिफॉर्मेशन तो कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या बॉडी पे स्ट्रेस बढ़ाना स्टार्ट किया, और फाइनली यहाँ पर जाते जाते बॉडी एक अपना लास्ट पॉइंट अचीव करेगी जो कि आपका मैक्सिमम लोड को इतना वो सस्टेन कर सके। और इस पॉइंट को जैसे मान लीजिए डी है तो सपोज इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं ई, और इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड अल्टीमेट पॉइंट। ये जो हमारे पास पॉइंट आया हुआ है, ये यूपी जो मैंने लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं क्या अल्टीमेट पॉइंट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो आपके पास पॉइंट डी है उस डी को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ क्रीप पॉइंट के लिए। ये जो आपका पॉइंट डी है यहाँ पर हमने डिफाइन किया है क्रीप को। स्ट्रेन हार्डनिंग समझ में आया? एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ लोडिंग के लिए, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ लोडिंग के लिए जो आपका कंटिन्यू डिफॉर्मेशन दे रहा है दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन हार्डनिंग। और इसके बाद हमको जो पॉइंट मिला है पॉइंट ई, और ये जो हमको पॉइंट ई मिला हुआ है इस ई को हम लिखते हैं दैट इज कॉल्ड अल्टीमेट पॉइंट। ये जो हमारे पास पॉइंट आया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं दैट इज कॉल्ड अल्टीमेट पॉइंट। ये चीज आपको क्लियर हुआ? तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो पॉइंट ई पर जाने के बाद हम पहुंच चुके हैं अल्टीमेट पॉइंट पर। अब इसके आगे
जब आप लोड और बढ़ाओगे तो अब यहां तक मटेरियल था सेफ, मतलब जितना आप लोड लगा रहे थे उतना लोड बियर कर सके, लेकिन इसके आगे का मटेरियल कब फेल हो जाए कोई पता नहीं। तो इसके आगे का जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट और फेलियर पॉइंट। चलिए मान लीजिए पॉइंट हमने एफ नाम दे दिया है, तो ये वाला जो आपको एफ पॉइंट आपको दिख रहा है ये आपका फेलियर पॉइंट है। ये जो आपका डी ई के बाद आपका आता है एफ, और एफ को जो हम लोग लिखते हैं दैट इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक है, ये जो आपको एफ दिख रहा है ये एफ आपको क्या दिखेगा, एफ इज कॉल्ड फ्रैक्चर पॉइंट। तो आप इस चीज को फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर जो मैंने पॉइंट्स को लेकर डिस्कशन किया है, सबसे पहले मैंने बात किया प्रोपोर्शनल लिमिट, जहां तक आपका हुक्स लॉ वैलिड होता है। ठीक है, और जो प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी जो वैलिड है वो आपका इलास्टिक लिमिट है। ध्यान रखना, हुक्स लॉ वैलिड है प्रोपोर्शनल लिमिट तक, इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी वैलिड है कहां तक, इलास्टिक लिमिट तक। अब सुनिए, ये आपका यील्ड पॉइंट है, इलास्टिक लिमिट के बाद यील्ड पॉइंट वो जोन है जहां पर मटेरियल अपना क्या इलास्टिसिटी को छोड़कर प्लास्टिसिटी जोन में आपका एंटर करता है, तो ये आपका प्लास्टिक जोन हो गया। इसके बाद आपको एक पॉइंट मिला हुआ दैट इज कॉल्ड क्रीप, और इसके बाद हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग है। तो जैसा कि हम लोग क्रीप को लेके बात कर रहे थे, ये जो हमारे पास पॉइंट डी मिला हुआ है, क्रीप क्या शो कर रहा है कि इस पॉइंट के बाद आपका क्या है, जो स्ट्रेस है वो डेफिनेटली कम होने के बाद मिनिमम पॉइंट क्या है स्ट्रेस का, और यहां से आपका स्ट्रेन हार्डनिंग की कहानी चालू हुई। स्ट्रेन हार्डनिंग क्या है, एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ लोडिंग के लिए जो कंटिन्यू आपको क्या करें, डिफॉर्मेशन देता रहे, उसके बाद फिर से आपकी ये वैल्यू बढ़ी, और वैल्यू बढ़ने के बाद ये आया अल्टीमेट पॉइंट, और अल्टीमेट पॉइंट आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर आपका क्या हुआ, डाया कम, ये नॉट डाया, इधर लोड कम हुआ लेकिन आपको कंटिन्यू क्या है, ये आपको स्ट्रेन मिला हुआ है। फ्रेंड्स, ये हमने जो यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो हमने ड्रॉ किया है इसको हम लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, पहला चीज। नेक्स्ट, जैसा कि अगर हम लोग बात करते हैं, अभी क्या है कि ये जो आपकी लोडिंग है, समटाइम्स क्या होता है कि जब आप प्रोपोर्शनल लिमिट के आगे जाते हो जैसे इलास्टिक लिमिट तक, तो इलास्टिक लिमिट तक हमने क्या देखा है कि जब भी आप एक्सटर्नल लोड को हटाओगे मटेरियल अपने इनिशियल पोजीशन को रिगेन करता है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि मटेरियल अपना इनिशियल पोजीशन को रिगेन करना चाहता है लेकिन उसमें कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए आपने क्या किया कि जब ये मटेरियल को खींचा तो मान लीजिए कि सपोज 5 mm डिफॉर्म हुआ था इलास्टिक लिमिट तक, लेकिन इलास्टिक लिमिट तक जब आपने लोड को हटाया तो जो 5 mm का डिफॉर्मेशन था वो केवल 4 mm ही आके रिकवर किया है, 1 mm आपका एडिशनली परमानेंट स्ट्रेन आ गया। तो कुल मिला के अगर आप बोलोगे तो जैसा ही आपका कंडीशन दिख रहा है यहाँ पर, मान लीजिए कि सपोज इस पॉइंट पर आपने लोड को अगर रिमूव किया तो बॉडी को तो पूरा का पूरा पोजीशन 0 पर जाना था। अगर इस पोजीशन को मैं 0 ले लूं ओ पोजीशन पे तो ओ पे जाना था, लेकिन मटेरियल के अंदर क्या हुआ, मटेरियल अपना पूरा इनिशियल पोजीशन रिगेन नहीं कर पाई और पोजीशन आ गया ओ से कहां, O1 पर, और पोजीशन जो आपका O से O1 पर आया है इस चीज को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड रेसिडुअल स्ट्रेन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिडुअल स्ट्रेन। देखो हिंदी में रेसिडुअल का मतलब क्या होता है, शेष, बचा हुआ। रेसिडुअल स्ट्रेन मतलब क्या है, O to O1 आपको परमानेंट पॉइंट मिल चुका है जिसको हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड O1, और O1 आपको जो रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज कॉल्ड रेसिडुअल स्ट्रेन। तो ये चीज आप क्लियर है यहाँ तक, तो इस चीज को फ्रेंड जरूर ध्यान रखना। अभी तक यहाँ पर देखिए हम लोग को बात करना है इंजीनियरिंग और टू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को लेकर। यहाँ पर मैंने जो आपसे बात किया हुआ है वो क्या है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को लेकर बात किया है। ठीक है, कि इसमें हमारा ये इंजीनियरिंग है। अब देखिए ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है। देखिए सीधी सी बात है, इंजीनियरिंग का मतलब हम लोग जो पढ़ रहे हैं थ्योरेटिकली है, और ट्रू का मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या, कि जो हमारे पास ट्रू की कहानी है मतलब कहीं ना कहीं रियलिटी पे बेस्ड है। आप समझिए, ये दोनों के बीच में आपको बेसिक डिफरेंस बता रहा हूं कि इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या मिलेगा आपको और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये जो हमको मिला हुआ था इंजीनियरिंग की बात। अब चलिए इस पोर्शन को हम लोग पहले रफ करते हैं, और रफ करने के बाद देखते हैं हमारा कि फाइनली ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिलता क्या है, क्या होता है ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये डायग्राम को आप देखिए, हम लोग अभी देखिए फ्रेंड्स क्या मान रहे थे कि यहाँ पर जो भी आपके लोड लग रहे थे वो आपका मान लीजिए कि सपोज एग्जांपल के लिए जब वो आप लोड लगा रहे थे तो बॉडी के अंदर स्ट्रेस आ रहा था,
तो जो आपका स्ट्रेस आ रहा था, तो मान लीजिए कि हम ये मान रहे थे कि 10 किलो न्यूटन का एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ लोडिंग लग रहा है, तो 10 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेस आ रहा है डेफिनेटली। अब ये बताइए आप कि अगर यहाँ पर नेकिंग फिनोमिना हो रहा है तो इसके कारण डाया तो क्या हो गया, कम हो गया। तो डाया कम हुआ तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या एरिया कम हो रहा है तो स्ट्रेस बढ़ेगा। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, पी बाई ए। तो अगर आप एरिया को कम कर रहे हो तो डेफिनेटली बॉडी के अंदर क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा। और यही नेकिंग वाले फिनोमिना के अंदर आपको दिख रहा है क्या कि स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते एक अपना अल्टीमेट पॉइंट को गेन कर लिया है, यही तो हुआ है। लेकिन जब आप इस पे ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की तरफ जाओगे तो अभी तक देखिए यहाँ पर जो हम लोग एरिया को लेके बात कर रहे थे ना, यहाँ पर हम लोग ट्रू एरिया कंसीडर नहीं किए थे। इस केस में हम लोग एरिया को हमेशा क्या मान के चलते थे, मान लो कि सपोज मैंने ओरिजिनल एरिया कवर किया हुआ है 100 mm स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको जो आपको एरिया रखा गया है ना, ये एरिया बिल्कुल आपको क्या मिलेगा, ओरिजिनल मिलेगा, दैट इज द 100 mm स्क्वायर। अब ये बताओ कि अगर आपका एरिया यहाँ पर कांस्टेंट आपने रखा हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू तो कम होती जाएगी ना। क्यों होते जाएगी स्ट्रेस की वैल्यू कम, क्योंकि यहाँ पर आप देखो तो आपका क्या एरिया, तो जरूर आपका एरिया नेकिंग में क्या कम हो रहा है, लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि शुरू से लेकर अगर मैं यहाँ पर 100 mm स्क्वायर का एरिया मान के चल रहा हूँ तो पूरा लास्ट पॉइंट तक मैं 100 mm स्क्वायर का ही एरिया लेके चलूंगा। और वही कहानी यहाँ पर भी है कि ये जो 100 mm स्क्वायर का एरिया है यही हमने क्या है पूरा 100 mm तक लास्ट तक लेके चला हुआ है। बट प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे तो एरिया कम हो रहा है, तो एरिया कम हो रहा है तो उसके चलते क्या है कि जो बॉडी के अंदर स्ट्रेस है वो बढ़ेगा कि कम होगा। अभी तक जो कहानी था एरिया आपका कांस्टेंट था, इसीलिए आपका क्या स्ट्रेस आपका डाउन आ गया। लेकिन प्रैक्टिकली देखोगे तो नेकिंग कंडीशन में क्या है, इसका डाया कम हो रहा है, मतलब एरिया कम हो रहा है। तो एरिया कम होने का मतलब स्ट्रेस क्या आपका बढ़ेगा, और स्ट्रेस बढ़ने का मतलब अगर आप देखोगे तो आपको ये पॉइंट दिखेगा क्या कि ये जो हमको कंडीशन दिख रहा है, ये पॉइंट यहाँ पर आने के बाद नीचे ना जाके ये पॉइंट आपका क्या करेगा, ऊपर की तरफ मूव करेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये जो हमको पॉइंट मिला हुआ है दैट इज कॉल्ड ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। मतलब ये जो आप ग्राफ देखोगे, ये ग्राफ को थोड़ा सा मैं इस तरीके से बना रहा हूं, ये ठीक है। ये जो हमको पोर्शन दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये जो हमको मिला है दिस इज कॉल्ड ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है, डायग्राम। और ये जो मेरे को मिला हुआ है ये तो मैं यहाँ लिख भी चुका हूँ, दैट इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ये दोनों के बीच में आपको समझ में आया फर्क। ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में क्या है, आप एक्चुअल एरिया लेते हो, क्योंकि जैसे जैसे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो उस पर एरिया कम होते चले जा रहा है। एरिया कम होते चले जाने का मतलब ये है कि यहाँ पे डेफिनेटली स्ट्रेस बढ़ेगा, एरिया कम हो रहा है तो स्ट्रेस बढ़ेगा। तो इसीलिए जो आपका ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है ना, ये आपका एरिया क्या है, कंटिन्यू आपका क्या कम होते जा रहा है, तो ये कंटिन्यू आपका बढ़ते चले जा रहा है। लेकिन इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर आप आओगे तो ये वाली जो डायग्राम है आपकी क्या है, कम होते चले जा रही है। क्यों, क्योंकि आपने एरिया को कांस्टेंट मान रखा है। एरिया को कांस्टेंट मान रखा है तो डेफिनेटली डिफॉर्मेशन के लिए क्या है, आपको स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होते चले जाएगी। आपका एरिया कांस्टेंट है तो ये हमको मिला दैट इज द इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने बात किया हुआ है आपको इंजीनियरिंग और आपका जो इंजीनियरिंग और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को लेकर बात किया हुआ है, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा और वीडियो दे देता हूँ जिसमें मैं आपको इंजीनियरिंग और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बीच में एक बेसिक डिफरेंस बता दूंगा क्या होता है। एक्चुअली क्या है, इस कंडीशन पे मैंने आपको पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को एक्सप्लेन किया हुआ है और इसका रीजन बताया हुआ है। ये आपको क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको छोटा सा वीडियो बना के देता हूं जिसमें आपको इंजीनियरिंग और ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इसके बीच में आपको एक बेसिक डिफरेंस दिख जाएगा। जो चीज मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है उसी चीज को मैं वहां पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। और यहाँ से मैंने स्ट्रेस के लिए हमने अलग अलग पॉइंट्स को समझा है, बट एक दो पॉइंट आपको जो नोट डाउन करने के लिए बोला था वो डेफिनेटली आपको नोट डाउन करना है। वो सब आपके पॉइंट्स क्या क्या है। पहला पॉइंट आपको ये कि जो आपका हुक्स लॉ वैलिड होता है, कहां तक वैलिड होता है, ठीक है। जो आपको हुक्स लॉ है ये आप देखोगे, जो आपको हुक्स लॉ वैलिड होता है, हुक्स लॉ इट वैलिड अप टू कहां तक वैलिड है, दैट इज द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक, पीएल तक, ठीक है। ध्यान रखिएगा नॉट इलास्टिक लिमिट में अलग से लिख दे रहा हूं क्योंकि इसका आंसर कई बुक्स में इलास्टिक लिमिट दिया हुआ है। इलास्टिक लिमिट को तब कंसिडर करना है जब आपको प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट ना दिया हो, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं, इफ प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन, नॉट गिवन इन द ऑप्शन
देन वी कैन टेक इलास्टिक लिमिट, ठीक है, देन वी कैन टेक इलास्टिक लिमिट। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, लेकिन इलास्टिक और प्लास्टिक दोनों है तो डेफिनेटली आपको क्या है, उस प्लास्टिक लिमिट को चूज करना है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।